आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में त्रिणकता के पास मांगरोल गुजर का जंगल लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, क्योंकि ये यमुना के किनारे पर है और अक्सर यहाँ जंगली जानवर घूमते रहते हैं। और इस सन्नाटे में रात के अंधेरे में सर्द रात में जंगली जानवरों के खतरों के बीच कांटेदार झाड़ियों में घायल अवस्था में पड़ी 14 वर्ष की नीलम को जब हल्का सा होश आया, उस समय चारों तरफ घना सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। नीलम दर्द से करा रही थी। उसके शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। वह रात भर तड़पती रही, लेकिन उसके साथ की गई हैवानियत के बावजूद भी वह अपनी टूटी हुई सांसों को संजोए हुए थी। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था और जो घाव उसके जिस्म पर लगे थे उनसे खून रिस रहा था। इस हालत में भी नीलम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जख्मों से चूर शरीर को थोड़ा हिम्मत करके हिलाने की कोशिश की तो उसके शरीर में कांटे चुभने लगे। वह असहनीय दर्द को सहते हुए उस कांटों के बिस्तर पर पड़ी रही और सुबह होने का इंतजार करती रही। जब सूरज की रोशनी दिखाई दी और उसकी बॉडी पर थोड़ी धूप लगने के बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत तो आ गई थी कि वह वहां से रेंगते हुए 100 मीटर दूर घिसटते हुए मेन रोड के पास पहुंच गई। लेकिन नीलम इस जंगल में कैसे पहुंची थी और ये घटना कैसे घटी, जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस घटना की कहानी के बारे में। दरअसल गांव देहात में होली का पर्व कई दिनों तक बड़े ही चाव के साथ और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उस दिन भी 9 मार्च 2023 को आगरा जिले में थाना सिकंदरा के मांगरोल गुजर निवासी 14 साल की नीलम उस गांव में रहती थी। होली के दिन नीलम अपने घर पर यह कहकर बाहर चली गई कि मैं मौसी के घर होली खेलने जा रही हूँ और मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। लेकिन शाम के 7 बज गए थे और नीलम अभी तक घर नहीं पहुंची थी, इसलिए घर वालों को उसकी चिंता होने लगी थी। और फिर नीलम के घर वाले उसकी मौसी से भी फोन कर पूछते हैं, लेकिन मौसी ने बताया कि नीलम हमारे यहाँ तो आई ही नहीं। फिर उसकी सहेलियों और उसके दोस्तों से भी फोन पूछा गया, लेकिन नीलम का कुछ पता नहीं चल रहा था और ना ही नीलम अभी तक घर वापस आई थी। पूरी रात घर वाले गाँव वालों के साथ मिलकर नीलम को तलाश करते रहते हैं, लेकिन वह नाकाम रहे। नीलम का रात भर भी कुछ पता न चल सका और फिर 10 मार्च की सुबह 8 बजे के आसपास गांव का ही रहने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड जयप्रकाश ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा था और उसके घर जाने का रास्ता मंगरोल के जंगल से ही होकर निकलता था। जब सिक्योरिटी गार्ड रास्ते में जाते हुए नीलम को दिखाई पड़ता है तो नीलम उस गार्ड को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाती है। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड उसके पास पहुंचता है तो नीलम को देखकर उस गार्ड का कलेजा मुंह में आ जाता है, क्योंकि नीलम ऐसी हालत में थी कि उसके कपड़े भी फटे हुए थे और उसकी बॉडी के जख्मों से खून निकल रहा था। तो उस गार्ड ने अपना गमछा उतारकर नीलम के ऊपर डाल दिया। जयप्रकाश ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की कि बेटी तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की है, लेकिन लड़की अपना सही से नाम भी नहीं बता पा रही थी। और जब कई बार जयप्रकाश ने उसको बेटी बेटी कहा और उसे बार बार पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है, तो आखिर नीलम ने हिम्मत जुटाकर अपना नाम बताया और अपने गाँव का नाम भी बताया। उसके बाद उसने कहा कि मेरे भाई को फोन कर दो और उसने जयप्रकाश को एक नंबर बताया और उसके बाद में नीलम बेहोश हो जाती है। नीलम के बेहोश होने से जयप्रकाश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर जयप्रकाश ने नीलम के बताए गए नंबर पर फोन किया और सारी घटना के बारे में नीलम के घर वालों को बताया और जगह भी बताई। तुम्हारी बेटी यहाँ बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। और जैसे ही घर वाले ये खबर सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस बेटी को उन्होंने बड़े नाजों से पाला था, आज वह बेटी सड़क के किनारे पड़ी हुई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। वह सड़क पर पड़ी हुई तड़प रही थी। अब घटना स्थल पर कई लोग इकट्ठे हो गए और फिर उन्होंने फोन करके पुलिस को सूचना दी और फिर कुछ ही समय में नीलम के घर वाले और पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। नीलम का दुपट्टा भी झाड़ियों में पड़ा हुआ था और उसकी चप्पलें भी वहीं कुछ दूरी पर पड़ी थीं और उसके अंदरूनी कपड़े भी वहीं झाड़ियों में पड़े हुए थे। नीलम की आंख, नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसके बाद जब वह होश में आती है तो फिर उसको उल्टी होने लगती है। फिर पुलिस और उसके घर वाले सबसे पहले उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं ताकि पहले नीलम की जान बचाई जा सके, क्योंकि जब तक इसकी जान नहीं बचेगी और नीलम होश में नहीं आ जाएगी तो ये कैसे पता चलेगा कि इसको किसने मारा है। और फिर पुलिस घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लेती है। बहरहाल पुलिस यह अनुमान लगा रही थी कि कल नीलम होली खेलने के लिए घर से निकली होगी, इसके साथ यह दरिंदगी की गई होगी और रास्ते में ही किसी ने उसको किडनैप करके जंगल में ले गया होगा और वहां पर उसके साथ यह दरिंदगी की गई होगी। पुलिस अपने अनुमान तो लगा रही थी, लेकिन सच्चाई का पता तो नीलम के होश में आने के बाद ही चल सकता था।
और उधर आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद नीलम को मरा हुआ समझकर झाड़ियों में डालकर फरार हो गए थे, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। वह रात भर जंगल में पड़ी रही और नीलम के पिता ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब तक नीलम को भी होश आ गया था। पुलिस उससे बात करती है क्योंकि पुलिस उसके बयान के आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन नीलम का गला सूजा हुआ था, इसलिए वह ढंग से बोल नहीं पा रही थी। फिर भी किसी तरह उसने हिम्मत जुटाकर बताया कि कल दोपहर को वह अपनी मौसी के घर जा रही थी और जब वह मौसी के यहाँ घर जाने के लिए घर से निकली तो रास्ते में एक बाइक सवार लड़का मिलता है। वह कहता है कि कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मैं मौसी के घर जा रही हूँ। तो बाइक सवार कहता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर छोड़ दूंगा। नीलम उसकी बाइक पर बैठ जाती है, लेकिन वह बाइक सवार लड़का नीलम को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल में जाकर नीलम से कहता है कि मुझे टॉयलेट के लिए जाना है और उसके बाद यहाँ से चलते हैं। जब तक मैं आता हूँ तब तक तुम थोड़ा सा पानी पी लो। और जैसे ही नीलम ने पानी पिया तो उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। नीलम ने यह जो बयान दिया था, पुलिस को नीलम के इस बयान पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस को यही लग रहा था कि नीलम झूठ बोल रही है, क्योंकि पहली बात तो यह थी कि नीलम एक समझदार 14 वर्षीय लड़की है, तो वह किसी अनजान व्यक्ति के पास या साथ में मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकती। दूसरी बात यह है कि अगर मान भी लिया जाए उस अनजान व्यक्ति की बाइक पर भी बैठ गई थी, लेकिन जब वह नीलम को उसकी मौसी के घर की ओर से ले जाने की बजाय जंगल की ओर ले जा रहा तो नीलम ने उसका विरोध क्यों नहीं किया, शोर क्यों नहीं मचाया? इसलिए पुलिस को नीलम के बयान से लग रहा था कि नीलम झूठ बोल रही है, लेकिन पुलिस को यह भी लग रहा था कि शायद वो बेहोशी की हालत में ऐसा कह रही है। नीलम की माँ रोते हुए कहती है कि उसकी बेटी के साथ जिसने भी यह दरिंदगी की है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। उसकी बेटी गाँव में ही होली खेलने के लिए निकली थी और गाँव में से ही किसी ने उसका अपहरण कर लिया। नीलम की माँ ने कहा कि यह बात तो बेटी की पूरी तरह होश में आ जाने के बाद ही पता चलेगी कि वह कितने लोग थे जिन्होंने उसके साथ यह दरिंदगी की, लेकिन नीलम ने केवल इतना ही बताया था कि उसको किसी ने पानी में मिलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और वह बेहोश हो गई। लेकिन अभी तक इस घटना की सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आई थी। जब महिला पुलिस द्वारा नीलम को विश्वास में लेकर उससे पूछा गया कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, ना ही किसी से डरने की जरूरत है, तुम हमें सच सच बता दो तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ था, हम उन दरिंदों तक तभी पहुंच पाएंगे और तभी हम उनको पकड़कर कटघरे में लाएंगे। तो नीलम थोड़ा हिम्मत जुटा लेती है और सब कुछ बताती है। उसने बताया कि घटना वाले दिन उसके दोस्त गणेश का फोन आया था और उसने उसे होली खेलने के लिए गांव के बाहर मिलने के लिए बुलाया था। उसके बाद नीलम ने अपनी माँ को यह कहा कि वह मौसी के घर होली खेलने जा रही है, यानी घर वालों को झूठ बोलकर वह गणेश से मिलने गाँव के बाहर चली जाती है। फिर गणेश ने नीलम से कहा यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो हम रुनकता चलते हैं और हम वहाँ जाकर होली खेलेंगे। इसके बाद नीलम गणेश के साथ बाइक पर बैठ जाती है। गणेश ने रुनकता में ले जाकर उसे मिठाई खिलाई और फिर उसने बाइक उठाई और जंगल की तरफ निकल गया। और नीलम के इस बयान के आधार पर पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्री डी सिंह ने सिकंदरा पुलिस स्टेशन से कई टीमों को गठित करके इस घटना के खुलासे की जाँच के लिए लगा दिया, क्योंकि नीलम से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास की घटना बड़ी थी। लेकिन जांच में पता चलता है कि नीलम की मां के फोन से एक फोन नंबर पर अधिकतर बातें होती रहती थी और मां को इस फोन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि नीलम उनके फोन को यूज करती है और किसी से लंबे समय तक बातें करती है। पुलिस ने बिना देर किए जब उस नंबर की CDR निकलवाई तो पता चला कि वह गणेश के नाम से ही रजिस्टर है और इन सबूतों के आधार पर पुलिस गणेश को अरेस्ट कर लेती है। और जब उससे पूछताछ करती है तो गणेश भी हर अपराधी की तरह अपने बचाव में यही बयान देता है कि सर मैंने नीलम के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि नीलम मेरे पास मिलने के लिए आई थी। हम मिले और हमने थोड़ी देर होली खेली। उसके बाद में नीलम को गांव के बाहर छोड़ दिया, क्योंकि नीलम ने मुझे कहा था कि मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैं उसको गाँव के बाहर ही छोड़कर चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता नीलम के साथ क्या हुआ और उसकी यह हालत किसने की। जब पुलिस ने गणेश के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चलता है कि घटना वाले दिन गणेश की लोकेशन ऋणकता में ही थी और नीलम गांव में ही थी, यानी गणेश की सारी लोकेशन नीलम के साथ साथ पाई गई। उन्होंने एक जगह नाश्ता भी किया था और एक मोबाइल भी खरीदा था और गणेश ने हर जगह पर पेमेंट भी ऑनलाइन की थी। यह सारे सबूत पुलिस के पास थे। लेकिन जब गणेश पुलिस के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था, फिर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की और जब पुलिस ने यह सारे सबूत गणेश के सामने रखे तो गणेश पूरी तरह टूट गया और सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह उसने घटना को अंजाम दिया और नीलम के साथ में जो दरिंदगी की गई थी
जब उस घटना की सच्चाई सामने आई तो वह बड़ी ही चौंका देने वाली थी। दरअसल गणेश नीलम के गांव मांगरोल गुर्जर में अपनी रिश्तेदारी में आया जाया करता था। नीलम से 6 महीने पहले ही उसकी दोस्ती हुई थी और फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और वक्त ऐसे ही बीतता रहा और इनका प्यार भी बढ़ता गया। जब भी गणेश इस गांव में आता था तो वह नीलम से जरूर मिलता था, लेकिन गणेश नीलम से जो चाहता था उसको उसका मौका नहीं मिलता था, क्योंकि गणेश जयपुर में रहकर एक सलून चलाता था। अब वह 7 मार्च को अपने गांव छुट्टी पर आया था और 9 मार्च को गणेश ने होली खेलने का और नीलम को बाइक पर घुमाने का वादा किया था। और फिर होली के दिन नीलम मौसी के घर जाने का बहाना करके गणेश के साथ चली जाती है। इसके बाद गणेश अपने दोस्त संतोष को भी फोन करके वहाँ बुला लेता है और संतोष के आने के बाद वह दोनों वहाँ से दारू खरीदते हैं और नीलम को लेकर वह रुनकता चले जाते हैं। रुनकता चले जाने के बाद यह तीनों नाश्ता करते हैं और गणेश रुनकता से ही नीलम के लिए फोन भी खरीदता है और उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन करता है। और अब शाम हो चुकी थी और यह लोग उधर से वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में जिस जगह पर जंगल लगता है वहाँ पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही होता है और इन दोनों ने शराब भी पी रखी थी। इस वजह से नीलम के ऊपर इन दोनों की नीयत खराब हो जाती है। फिर गणेश और संतोष नीलम से मनमानी करने के लिए कहते हैं तो नीलम उनको ऐसा करने से मना कर देती है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। नीलम गणेश से कहती है कि शाम हो चुकी है और रात भी होने वाली है, मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। लेकिन गणेश बार बार नीलम को इंटीमेट होने के लिए कहता है और नीलम उसको बार बार मना करती रहती है। जब गणेश और संतोष देखते हैं कि नीलम किसी भी तरह उनकी बात नहीं मानेगी तो फिर वह दोनों नीलम को जबरदस्ती जंगल में उठाकर ले जाते हैं और फिर दोनों बारी बारी से उसके करते हैं। और इस दरिंदगी के बाद में उन्हें लगा कि जब नीलम अपने घर जाकर इस सारी घटना के बारे में बताएगी तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। इसी वजह से उन दोनों ने फैसला किया कि अब नीलम को जिंदा छोड़ना सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने नीलम के साथ में जो बर्बरता की, उसके साथ जो दरिंदगी की, उसे सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा। गणेश और संतोष ने उसे करने के बाद उसके दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और वहाँ पर खड़े पेड़ से उसके सर को कई बार उस पेड़ से टकराया। इसके बाद उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डालने की भी कोशिश की। वह लोग यहीं तक नहीं रुके, बल्कि पास में पड़ी ईंट से उसके मुंह पर और उसके सर पर ईंट से कई बार वार किए। और अब भी उन्हें लग रहा था कि नीलम अभी भी जिंदा है, तो वह लोग अपनी संतुष्टि के लिए एक बार नीलम का गला फिर घोट देते हैं। उसके चेहरे पर भी उन्होंने इतने वार किए थे जिससे उसके मुंह से, नाक से और जिस्म से खून बहने लगा था। और जब उनको पूरा विश्वास हो गया था कि अब नीलम मर चुकी है तो उसे उठाकर कांटेदार झाड़ियों में फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अब पूरा सच यकीन में बदल गया था कि नीलम अब मर चुकी है। लेकिन जब सुबह को उन्हें पता लगा कि नीलम जिंदा है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन जब वह दोनों कहीं दूर भागने की तैयारी कर रहे थे तो उनके फरार होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन दोनों के दिए गए इस पूरे बयान के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट बनाई और फिर उनको अदालत में पेश करती है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। और फिर 4 जुलाई को पॉक्सो कोर्ट में जज परमेंद्र कुमार ने इस घटना की दोषी को यानी संतोष और गणेश को नीलम और गवाहों के बयान पर आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस अपराध के दोनों मुजरिमों को मात्र 4 महीने के भीतर ही फैसला सुना दिया गया। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।